वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे AS5 के बारे में। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। 3 टॉपिक लिखे। एक्चुअल के अंदर एक और टॉपिक है चेंज इन। सर ये मोबाइल नंबर लिखे हैं वो क्या आपके? हाँ ये मेरे ही है। चेंज इन व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपके डाउट हो कोई भी। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और है, ठीक है। ये जो एस है वो पूरा थर्टिकल है और आपने बहुत सारी जगह पर पढ़ा होगा, जैसे कि डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो जाता है तो उस केस के अंदर आपको एज पर AS5 जाना है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से जाना है। जो भी उन्होंने करेक्ट कर दिया उन्होंने AS10 के अंदर ही बता दिया। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पर जैसे फीफो से लीफो पे जाते हो, वेटेड एवरेज पे जाते हो, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, तो वो सीधा कह देता है कि भाई आप एक काम करो AS5 पे जाओ और AS5 जैसा कहता है उसके हिसाब से किया जाएगा। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का भी हमने कई जगह देखा है, जैसे अपन ने कल के AS29 के अंदर ही देखा कि अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर चेंज होता है तो उस केस के अंदर क्या करना होगा आपको, AS5 के पास जाओ और AS5 जैसा बताता वैसा वैसा ट्रीटमेंट है जो करो। तो आज हम बात करेंगे AS5 आखिर कहता है क्या है। जो हर कोई जो है वो कह रहा है कि AS5 जो कहता है वो करो। तो अब हम आगे AS5 पे कि AS5 आखिर कहता क्या है, पता तो करें कि भाई ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला जो लिखा है वो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है, कि नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, फिर है प्रायर पीरियड आइटम और फिर है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो मेन डिस्कशन पे चलेगा पूरा का पूरा इसके, अपन अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अटेंटिवली सुनना है। तो इस जैसे अगर कोई थ्योरेटिकल एस हो तो उसके अंदर आप अगर चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ईयरफोन लगा दिए और आंख बंद करके भी आसानी से सुन सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा देखने लायक कुछ होता नहीं है। मेरी शक्ल तो आप बहुत लेक्चर के अंदर देख के चुके हो, तो इसे एज ए ऑडियो क्लिप भी देख सकते हो। अगर बोर हो चुके हो इस शक्ल को देख देख के तो उसके इसके अंदर आप इन जो थ्योरेटिकल एज के अंदर ऐसा भी कर सकते हो। देखो फर्स्ट पार्ट जो है इसका क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, कि नेट प्रॉफिट और लॉस जो है वो किस तरीके से होगा। अब इसके अंदर देखिए समझिए है क्या, नेट प्रॉफिट और लॉस तो हमने पढ़ ही रखा है कि भाई हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है और फिर एक P&L बनाते हैं और फिर P&L से हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। फिर ये नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड का मतलब क्या है, तो देखो ये जो एस है ये क्या कहता है, ये मेनली जो एस है वो डिस्क्लोजर पे, डिस्क्लोजर मतलब अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम हमारे स्टेक होल्डर को देते हैं। स्टेक होल्डर मतलब जिसका कंपनी में इंटरेस्ट उन सारों को देते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे जो भी हो वो उसको यूज़ कर सकता है, चाहे हमारे क्रेडिटर हो, ताकि वो उनको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिल जाए। तो उस हिसाब से जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसा होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए और जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए। अब सपोज एक कंपनी है जिसकी क्या है, पिछले वाले साल के अंदर क्या था, प्रॉफिट जो था वो 10 लाख था और इस साल सपोज उनको क्या था, इनका प्रॉफिट जो था वो 10 लाख रुपीज़ था और इस साल उनका प्रॉफिट जब हो गया 25 लाख। तो अगर ऐसी सिचुएशन किसी को भी दिखेगी तो वो क्या कहेगा कि यार कंपनी गजब ग्रोथ कर रही है, कहाँ 10 लाख कमा रही थी साल का और कहाँ इस साल सीधा 25 लाख 25 लाख, मतलब 150% की ग्रोथ की है, मतलब कंपनी क्या है बहुत शानदार है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा, हर कोई इस कंपनी की शेयर की डिमांड करेगा और कंपनी की शेयर की डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो उसके इसके अंदर क्या होगी, कंपनी की प्राइस जो वो इंक्रीज होगी। अब हमने क्या किया, इसका कंपनी का एनालिसिस किया कि भाई प्रॉफिट इतना एकदम से बढ़ा कैसे, भाई कोई रजनीकांत आ गए क्या, CEO वो बन गए हैं या हुआ क्या, ऐसा क्या कारण हो गया कि एकदम से इस तरीके से बढ़ा। तो हमें पता चला कि इस साल कंपनी को क्या हुआ है, 20 लाख की गवर्नमेंट सब्सिडी मिली। ये जो बिज़नेस था सपोज गांव के अंदर लगा हुआ था और गवर्नमेंट ने क्या किया, 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। अब ये जो 20 लाख की सब्सिडी है वो क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया और उन्होंने प्रॉफिट के रूप में उसको लिखा है गवर्नमेंट सब्सिडी को, और उस वजह से उनका प्रॉफिट जो है वो इस साल जो है एक्चुअल उनका प्रॉफिट तो कितना है 5 लाख है और 20 लाख की सब्सिडी मिला के उनका प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ 25 लाख। अब लोग जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया 25 लाख, उन्होंने क्या कहा, कंपनी ने ग्रोथ किया और उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। लेकिन आपको पता है कि ये जो सब्सिडी मिली है वो इस साल मिली है, आगे वाले साल में मिलेगी क्या, नहीं। गवर्नमेंट सब्सिडी हर साल मिलती है क्या, नहीं मिलती है।
अब आगे वाले साल में वापस ये जो प्रॉफिट है वो 5 या 10 लाख ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब जिन्होंने इस 10 से लेके 25 तक की 150% की ग्रोथ देख के शेयर के प्राइस है जो बढ़ाए और उसके हिसाब से उन्होंने बढ़ी हुई प्राइस पे शेयर खरीदे और फिर वापस उनके क्या हो जाएंगे, प्राइस अगर कम हो जाएंगे, प्रॉफिट अगर 25 लाख से वापस 10 लाख पाएगा तो कंपनी की क्या हो जाएगी, सिचुएशन ख़राब मानेंगे लोग और शेयर जो है वापस सेल करना शुरू कर देंगे और शेयर की जो वैल्यू है वापस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो कुछ ऐसा करे जिससे क्या हो, कंपनी की जो एक्चुअल पिक्चर है वो दिखे, मतलब उसके स्टेक होल्डर को पता चले कि हमारा प्रॉफिट तो इस साल भी कितना है, यही है नॉर्मल प्रॉफिट तो, लेकिन ये कुछ इस तरीके के हमारे साथ घटनाएं हो गई उस वजह से प्रॉफिट है जो इंक्रीज हो गया, या इसका ऑपोजिट डिक्रीज भी हो सकता है। सपोज आग लग गई होती और उस वजह से हमारा प्रॉफिट है जो एकदम से कम हो जाए, तो उस केस के अंदर भी शेयर होल्डर है जो अपने हाथ पीछे खींचना शुरू कर सकते हैं और उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट है, हमारा जो शेयर की वैल्यू है वो कम होना भी शुरू हो सकती है। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती है। तो अब इसका क्या किया जाए, तो इन्होंने कहा देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एक तरीके का लेटर है जो आप क्या करते हो, लेटर जो है वो एक इन्फॉर्मेटिव लेटर है जो आप क्या करते हो, अपने स्टेक होल्डर को देते हो। आपने जो अपना रिपोर्ट कार्ड है, भाई जैसा स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है तो वैसे वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, रिपोर्ट कार्ड है कंपनी का, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड नहीं है, उसके साथ साथ आप लेटर भी, इसको लेटर का फॉर्मेट भी रखिए। हमने कहा मतलब कि ये जो है ये कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी है, इसके अंदर आप कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। तो हमने कहा कि मतलब आप कहना क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उसको इन्फॉर्मेशन के फॉर्मेट के अंदर भी लिखिए। हमने कहा इन्फॉर्मेशन के फॉर्मेट में कैसे, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़े लेट पैदा हुए, बाकी पहले के टाइम के अंदर जो लेटर लिखते थे उसके अंदर लिखते थे कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर पत्र मिल जाए तो मुझे वापस रिप्लाई कीजिएगा पत्र के जरिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर दे दीजिए कि भाई हमारे साथ ये सिचुएशन हुई है, ठीक है। अब उन्होंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर कोई जो है वो इस तरीके से डिस्क्लोजर पे पूरा ध्यान भी नहीं देता, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसके साथ साथ आप क्या करो, आपका जो P&L है ना, उस P&L के अंदर अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि यार ये रीडर का इस पर ध्यान जाना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन जो रीडर को पता चलनी चाहिए, तो आप क्या कर दीजिए, उसको सेपरेटली लिख दीजिए। हमने कहा सेपरेटली लिख दीजिए, मतलब उन्होंने कहा कि जैसे आपके P&L के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर ऐसी कोई जैसे आग की वजह से लॉस हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो उसको क्या करो, आप सेपरेटली डिस्क्लोज करो ताकि वो पता चल जाए कि भाई हाँ इस साल जो है सपोज 100 करोड़ का लॉस जो है वो आग की वजह से हुआ है, जो इस साल हुआ, लेकिन हर साल तो आग लगनी नहीं है, समझ पा रहे हो। तो यह जो 100 करोड़ का इम्पैक्ट है जो हटा के भी वो क्या कर सकता है, देख सकता है। और ऐसा कैसा आपने अगर याद हो तो हमने ये इस 20 के अंदर भी बात की थी कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो, ऐसा कुछ हो, तो उस केस के अंदर हम EPS जो वो 2 कैलकुलेट करते हैं, विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और विदाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उस केस के अंदर आपको थोड़ा सेपरेटली उनका डिस्क्लोजर देना। अब हमने कहा कि मतलब आप पूरा कहना क्या चाह रहे हो, तो उन्होंने कहा देखो आपका जो एक P&L है, उस एक P&L के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आनी चाहिए और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इस साल आ तो रही है लेकिन वो हर बार नहीं आती है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ गलतियों की वजह से भी आ जाती है। तो ऐसी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप क्या करो, सेपरेटली डिस्क्लोज करो। हमने कहा कि ऐसी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि भाई इनको अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी। उन्होंने सबसे पहला दिया कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अंदर कौन सी आती है, जो भी आपकी नॉर्मल परचेज सेल वगैरह, जो भी आपका एक्सपेंस इनकम जो ऑर्डिनरी हमेशा कंटिन्यू चलते रहते हैं, वो सारे ऑर्डिनरी एक्टिविटी में आएंगे। एनी एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय एंटरप्राइज एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस और सच रिलेटेड एक्टिविटी इन विच द एंटरप्राइज एंगेज इन फर्दरेंस ऑफ इंसिडेंटल टू और अराइजिंग फ्रॉम दीज एक्टिविटी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी था, ठीक है, फर्दरेंस मतलब हमारे प्रॉफिट बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इंसिडेंटल टू मतलब उसके कारण जो भी एक्टिविटी जो भी हुई है वो, अराइजिंग फ्रॉम दीज एक्टिविटी जो इस बिजनेस की एक्टिविटीज़ की वजह से हुई है, मतलब नॉर्मल जो भी एक्टिविटी परचेज सेल जो भी एक्सपेंस वगैरह किया और जो नॉर्मल इनकम वगैरह होते हैं, ट्रेडिंग इनकम वगैरह, वो सारा किस में आएगा, ऑर्डिनरी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ये मर्केंडाइज, लॉस ऑन सेल ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द सीजन वगैरह, ये सारे जो आपके नॉर्मल एक्टिविटी या ऑर्डिनरी एक्टिविटी आएगा। हमने कहा कि फिर और उसके अलावा, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसे भी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। हमने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या, तो उन्होंने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ऐसा है कि जो पहली बात तो क्या हो
नॉन रिकरिंग नेचर का हो। हमने कहा नॉन रिकरिंग मतलब कि जो इस बार हुआ है लेकिन आगे नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि भाई किस्मत ख़राब हो, इस साल भी आग लगे और आगे वाले साल में भी आग लगे, ठीक है। आग है जो हमारा पीछा करके बैठ चुकी है, वो कहीं और नहीं जा रहे हैं, अग्नि देवता है जो हमारे साथ आके बैठ गए, हम जो भी काम करें उसमें आग लगा दें, लेकिन इसके चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। पर इस साल सपोज आग लग भी गई हमारे गोडाउन के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या, चांसेस बहुत ना के बराबर ही है कि भाई आगे वाले साल में आग लगेगी, ठीक है। या फिर सब्सिडी हो गई, गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली तो वो इस साल मिली, अब आगे वाले साल मिलेगी क्या, नहीं होगी, ठीक। लेकिन सेल जो है वो इस साल हुई है, आगे वाले साल में भी होगा, उससे आगे वाले सेल में भी होगी। परचेज जो वो इस साल हुई है तो आगे वाले साल में भी होगा, उससे आगे वाले साल में भी होगी। तो जो नॉर्मली हर साल होती रहती है उसे तो हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी एक्टिविटी। और जो कभी कभार होती है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। क्या है वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो उन्होंने कहा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से आपके साथ कुछ भी होता है तो उसको क्या करना होगा, P&L में अलग से डिस्क्लोज करना होगा, और उसके साथ साथ आप डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं, जो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर दैट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड देयर फोर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिकर फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली। जो उसके नेचर के कारण जो हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटी उससे काफ़ी जुदा है, काफ़ी अलग है, ठीक है। और जो फ्रिक्वेंटली या रेगुलरली नहीं होती है वो क्या कहलाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ए पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। उसको भी क्या करना होगा, P&L में तो दिखाना तो होगा, लेकिन कैसा होगा, सेपरेटली। द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज। उसको क्या करना होगा, आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द मैनर दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन द करंट प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी प्रिजर्व्ड। मतलब क्या किया जा सके, इस तरीके से उसको शो करो ताकि उसका जो इम्पैक्ट है कि प्रॉफिट और लॉस इसकी वजह से कितना अफेक्ट हुआ है वो रीडर जो है वो आराम से समझ सके कि भाई हाँ ये हुआ, इसकी वजह से इतने का प्रॉफिट है जो बढ़ा या इतने से प्रॉफिट है जो कम हुआ, वो आराम से पता कर सके। तो इस तरीके से आप उसको डिस्क्लोज करो। Whether an event is or transaction is clearly distinct from the ordinary activity of enterprise is determined by the nature and event or transaction in the relation to the business ordinarily carried on by the enterprise rather than by frequency with which such events are expected to be occur। अब उन्होंने कहा कि कोई आइटम जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी पे ही नहीं है कि भाई इस साल हो गया और आगे वाले साल भी हो गया और उससे आगे वाले साल भी हो गया, कंटिन्यूसली हो गया, तो क्या है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बचेगा। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बचेगा या नहीं बचेगा ये उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ये उसके नेचर पे करता है। जैसे अपना काम जो वो किस तरीके का है, सपोज अपना काम ही जो वो ये फायर इंश्योरेंस वगैरह का है, तो उस केस के अंदर तो हमारे यहाँ तो आग लगना नॉर्मल है और उसका क्लेम पेमेंट करना वो हमारे लिए नॉर्मल है, तो हमारे लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। समझ पा रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर नॉर्मल जैसे किसी का फर्नीचर का शॉप है और उसके अंदर आग लग गई तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। अब आग क्योंकि 3 साल से कंटिन्यू आग लग रही है, उसकी किस्मत थोड़े ख़राब चल रहे हैं और 3 साल से कंटिन्यू उसके गोदाम में आग लग रही है, तो उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी नहीं हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कहेगा आग लगना मेरे लिए ऑर्डिनरी एक्टिविटी। समझ पा रहे हो, ये उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही रहेगा। तो यहाँ पर ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस है जो कैसा है। समझ पा रहे हो, और उसके हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो आइटम आपको पता करना होगा। वैसे आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि कॉमन सेंस से आप इसे आराम से पता कर सकते हो कि भाई यहाँ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है या नहीं है। फिर इसके बाद में आता है एक एक्सेप्शनल आइटम। समझिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो होता है वो क्या होता है, क्लियरली डिस्टिंक्ट होता है। मतलब कि ऐसा इवेंट होता है, ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जो नॉर्मली हमारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उससे एकदम अलग होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल आइटम जो है वो क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है ना वैसी होती है, लेकिन उसका नेचर और साइज जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। समझिएगा कैसे, जैसे सपोज एक स्टूडेंट है जिसके क्या है नॉर्मली मैथ्स के अंदर हमेशा ही 100 में से 30-40 नंबर आते हैं, ठीक है। मैथ्स का जब भी पेपर होता है 100 का तो उसमें से 30-40 उसके आते हैं। अब सपोज उसका क्या हो गया, 30-40 की जगह क्या हो गया, एकदम से 100 आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्शनल कहलाएगा। मतलब कि उसके मार्क्स तो आते हैं, वो कंटिन्यू है और वो नॉर्मली चल रहा है, ठीक है, ऑर्डिनरी, लेकिन उसका साइज या जो अमाउंट है वो इस बार इतना हो गया कि उसको क्या कर दिया, उसने अलग कर दिया, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्शनल कहलाएगा। या यूँ समझिए, सपोज हमारा क्या था, काम था जो मटके का काम था। हम क्या करते हैं, मटका सेल करते हैं। मटका मतलब वो गैम्बलिंग वाला मटका नहीं, जो
मटका पानी रखने वाला मटका, ठीक है, ये सेल करते हैं। अब कोई फॉरेनर आया और उस फॉरेनर ने पूछा कि क्या है ये, हमने कहा ये जो है यहाँ का लोकल फ्रिज है जो सिर्फ आपको 100 रुपये में मिलेगा और पानी एकदम ठंडा कर देता है, बहुत शानदार, और उसको पानी पिलाया मटके का। तो उसने कहा वाह यार ज़बरदस्त चीज़ है ये, तो बहुत सस्ते में यार 100 रुपये में फ्रिज। और हमने उसको आगे से बताया और कि भाई ये ऐसा फ्रिज है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम नहीं होती। वो और इम्प्रेस हो गया, उसने कहा वाह यार गजब शानदार, इससे तो बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। उन्होंने पूछा कि कितने का है, हमने कहा कि 100 रुपीज़ का। अब वो जो है वो खुश हो गया कि यार 100 रुपये के अंदर लोकल फ्रिज मिल रहा है, बिना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए और पानी को ठंडा रखता है, ठीक है। अब हमारी नॉर्मली जो साल भर की सेल होती है वो 10,000 मटके जो हम साल भर में सेल करते हैं। लेकिन अब वो फॉरेनर है जो वो खुश होके उसने कहा कि भाई मुझे क्या चाहिए, इसकी 50,000 का मटके ऐसे बना के दीजिए। तो ये एकदम से क्या हो गया, 50,000 मटकों का ऑर्डर है जो आ गया। अब हमारा तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है मटके सेल करना, इसमें कोई बड़ी बात है क्या, नहीं। लेकिन ये जो 50,000 का ऑर्डर आया ये क्या है, नेचर और साइज़ के अंदर जो नॉर्मली हमारे जो नेचर और साइज़ होते हैं उससे काफ़ी जुदा है, काफ़ी अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल आइटम हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या, नहीं, नॉर्मल है, हम सेल करते हैं, मटका सेल करने का हमारा बिजनेस और वो नॉर्मल सेल करते हैं। लेकिन यह जो सेल का ट्रांजेक्शन है ये नेचर और इवेंट की वजह से इतना बड़ा हो गया है कि उसको हमें क्या करना होगा, अलग से शो करना होगा। अब ये अलग से शो करने का ये इसने क्यों कहा, देखो इस बार तो आपने क्या कर दिया, फॉरेनर को टोपी पहना दी, लेकिन टोपी तो क्या पहनाई, 100 रुपये का 100 रुपये में बेचा, टोपी तो क्या पहनाई, वो उसको हमने कन्विंस कर पाया, मार्केटिंग सही कर पाए। समझ पा रहे हो, अल्टीमेटली जो बिजनेस है वो मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा है लेकिन अगर आप सही से मार्केटिंग नहीं कर पाते हो तो उस केस के अंदर वो प्रोडक्ट है जो फेल हो जाता है। तो वैसा ये है कि हमने इस बार इसको क्या किया, सही से मार्केटिंग की। तो अब ये फॉरेनर है जो इस साल आया, लेकिन आगे वाले साल में ऐसा कोई फॉरेनर आएगा या नहीं आएगा ये कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये पहली बार हमारे ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल हो जाएगा। फिर सपोज अगर हमें ये पता चल जाता है कि भाई हाँ फॉरेनर जो है वो ज़्यादा जल्दी है जो चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है, और यहाँ के लोगों के पास क्योंकि ये जो है चीज़ है उसका अवेलेबिलिटी है, इसीलिए लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन फॉरेन में इसकी वैल्यू जो अच्छे से समझी जा सकती है। तो हमने क्या किया, आगे वाले साल में फॉरेनरों को पकड़ना शुरू किया और अब आगे वाले सालों में हर साल जो हम क्या करना शुरू कर दिया, 50,000 60,000 मटके जो सेल करना शुरू कर दिया। तब ये क्या हो जाएगी, सेल है जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी में आ जाएगी। समझ पा रहे हो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, जो नेचर और साइज की वजह से अलग हो गई है वो क्या कहलाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएगी। अगर वो वापस नेचर और साइज ही बढ़ जाए तो उस केस के अंदर वो वापस क्या बन सकती है, ऑर्डिनरी भी बन सकती है। तो जो आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो कल को ऑर्डिनरी भी हो सकती है। समझ पा रहे बात, ठीक है। सपोज आपके 7th 8th तक जो है वो 50% मार्क्स आते थे, ठीक है, और फिर 9th के अंदर एकदम से आपके 80% बने, तो लोग है जो चकित हुए, क्योंकि आपने कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी थी, 50% से सीधा 80%। अब जो है 10th के अंदर भी 80% आएंगे, 11th के अंदर भी 80% आएंगे, तो फिर लोग क्या हो जाएंगे, इतना चौंकेंगे नहीं, क्यों, फिर वो आपके लिए क्या हो गए, नॉर्मल हो गए। समझ पा रहे हो, तो एक बार जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ज़रूरी नहीं वो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे, एक बार जो एक्सेप्शनल है वो ज़रूरी नहीं हमेशा एक्सेप्शनल रहे। नॉर्मली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही रहती है, लेकिन एक्सेप्शनल जो है वो ऑर्डिनरी बन सकती है, अगर सिचुएशन सही हो तो उस केस के अंदर बना भी जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, लेकिन ये जो है पूरा का पूरा आपका किस तरीके का है, इसके क्वेश्चन वैसे इतने हार्ड नहीं आएंगे, क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी आएंगे। हम जो है डिस्कशन थोड़ा उसको ऊपर लेवल पे लेके जा रहे हैं ताकि आपको ये बातें जो और अच्छे से क्लियरली समझ आए। एक्सेप्शनल आइटम, व्हेन एन आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विद इन प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर ऑफ सच साइज, नेचर और इंसिडेंस, उसकी साइज ऐसी है या उसका नेचर ऐसा है या उसका इंसिडेंस ऐसा है, that their disclosure is relevant to explain the performance of enterprise for the period. The nature and amount of such items should be disclosed separately. अब इनका क्या करना चाहिए, हमें कितना अमाउंट है वो अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए, नेचर वगैरह सारा, ठीक है। अब उसके बाद में आता है प्रायर पीरियड आइटम। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसमें होगा, ठीक है, अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो। ध्यान से नहीं समझा तो कैसे, प्रायर पीरियड आइटम का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी आइटम जो है तो पीछे वाले सालों का, पास्ट टाइम का इवेंट है, पास्ट टाइम का ट्रांजैक्शन है, लेकिन पीछे वाले सालों में हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया और अब हमें जाके उसका पता चला है और इस वजह से हमें इस साल उसे क्या करना पड़ रहा है, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सपोज हमारे कैशियर ने क्या किया था
2015-16 के अंदर चोरी की थी, जिसका हमें उस टाइम पता नहीं चला। अब 2018-19 के अंदर जाते जाते सपोज, या फिर 2020-21 के अंदर आज जो जाते जाते हमें क्या पता चला कि यार उस केशर ने चोरी की थी, और जब हमने पता किया तो कि उसने 50,000 की चोरी की। अब ये जो चोरी है वो कब हुई है? 2015 के अंदर। तो रिकॉर्ड कब करनी चाहिए थी? 2015 के अंदर, लेकिन तब हमें पता नहीं चला, इस वजह से हमने क्या किया, उस वक्त हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। और आज हमें पता चला, इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, इसको आज रिकॉर्ड है जो करना पड़ रहा है। क्लियर है? तो यह क्या कहलाएगा? प्रायर पीरियड आइटम। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान समझिएगा, यहाँ प्रायर पीरियड आइटम के लिए उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या किया हो पुराने टाइम के अंदर, यह वर्ड जो है वो बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने पुराने टाइम के अंदर क्या किया हो, एरर किया हो या ओमिशन किया हो, या तो हमने गलती की थी या हमने कुछ भूल की थी, और उसका इफेक्ट जो है वो आज अगर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? प्रायर पीरियड आइटम कहलाएगा। अदरवाइज वो प्रायर पीरियड आइटम में कवर नहीं होगा। मतलब सर सपोज हमने क्या किया था, प्रोविजन फॉर डेटर बनाया था 5% का 2015-16 के अंदर, ठीक है, और फिर 16-17 के अंदर भी 5% बनाया, और इस साल जो वो कितना बनाना पड़ रहा है? 10% जो बनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस साल इंस्टॉलमेंट हो गया, कुछ जो है वो डेटर जो है इंस्टॉलमेंट हो गया, और उसकी वजह से हमें प्रोविजन जो है 10% बनाना पड़ रहा है। तो क्या ये प्रायर पीरियड आइटम आएगा क्या? तो हमें देखना होगा कि जो हमने पिछले सालों के अंदर जो अकाउंटिंग की थी 2016, 17, 17, 18 वगैरह में, क्या उस वक्त हमने कोई गलती की थी क्या? तो उस टाइम के जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके हिसाब से हमने 5% प्रोविज़न बनाया, जो उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से सही था। तो क्या वहाँ कोई एरर है? नहीं। क्या हमने कोई अकाउंटिंग करना भूल गए थे क्या? नहीं, हमने प्रोविज़न बनाना था और प्रोविज़न बनाया, और उस टाइम जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके हिसाब से जितना बनाना चाहिए था उतना हमने बनाया। तो क्या यह प्रायर पीरियड आइटम के अंदर आएगा क्या? नहीं। प्रायर पीरियड आइटम में जो है वो ट्रांजैक्शन तभी आएगा जब हमने पीछे वाले सालों में क्या किया हो, भूल की हो या गलती की हो। अगर हमने ना भूल की ना गलती की, उस टाइम की जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया, और अब सिचुएशन है जो चेंज हो गई और उसकी वजह से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हो रहा है, तो क्या वो प्रायर पीरियड आइटम में आएगा क्या? नहीं, प्रायर पीरियड आइटम में नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि क्या आपने कोई गलती या कोई भूल की है या नहीं की है पीछे वाले साल। अगर गलती या भूल नहीं की तो उस केस के अंदर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज आपके खिलाफ जो है वो केस चल रहा था, और केस जो है वो आपको लग रहा था कि आप जीत जाओगे, उस वजह से आपने प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं बनाई, और अब है जो इस साल के एंड पे आपको लग रहा है कि हम केस हार जाएंगे और इस वजह से प्रोविजन बनाने की रिक्वायरमेंट आ रही है, ठीक है। तो क्या ये प्रायर पीरियड आइटम आएगा क्या? नहीं, ये प्रायर पीरियड आइटम में नहीं आएगा, क्योंकि पीछे वाले साल की जो है जिस वक्त हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे उस वक्त के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें लग रहा था कि भाई हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उस टाइम के साथ, और उस वजह से हमने नहीं बनाया। आज इन्फॉर्मेशन कुछ अलग अवेलेबल है हमारे पास और उसकी वजह से प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत है, तो हम प्रोविज़न बना रहे हैं। तो क्या ये प्रायर पीरियड आइटम में आएगा क्या? नहीं। ना हमने पीछे वाले साल में कोई गलती की, ना हमने कोई पीछे वाले साल में भूल की, इस वजह से इसको ना बनाएंगे, इसको ना हम प्रायर पीरियड आइटम में नहीं मानेंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो प्रायर पीरियड आइटम आर इनकम और एक्सपेंसेज विच आर अराइज इन करंट पीरियड, जो इस साल आए हैं एज ए रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड, जो क्या है पीछे वाले एक या एक से ज़्यादा सालों की गलतियां या भूल की वजह से आए हैं। बहुत ध्यान से इस वर्ड को समझिएगा, एरर और ओमिशन होना जरूरी है। अगर ना एरर हुआ ना ओमिशन हुआ तो वो प्रायर पीरियड आइटम में नहीं आएगा। द नेचर एंड अमाउंट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज। अब ये जो है वो पीछे वाले साल का सपोज एक्सपेंडिचर है और वो आप इस साल लिख रहे हो, तो कम से कम रीडर को बताओ कि भाई ये जो एक्सपेंस है वो इस साल का नहीं, पीछे वाले साल में लिखना भूल गए, इस वजह से ये एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं और उस वजह से हमारा प्रॉफिट है जो कम हो रहा है, ताकि रीडर को समझ आए। या कोई ऐसी इनकम है जो आपने इस साल लिखी है लेकिन वो पीछे वाले साल की है, तो आप ये बताइए उसको अलग से लिखिए ताकि उनको पता चले कि भाई हाँ ये पीछे वाले साल की इनकम है, बाकी एक्चुअली इस साल का प्रॉफिट है जो कम है, क्योंकि लिखना जरूरी है। समझ पा रहे हो? अगर कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो लिखना जरूरी है, लेकिन पीछे वाले साल में पता नहीं चला, अब पता चला तो इस साल लिखो, इस साल ही लिखना पड़ेगा, पीछे वाले साल में तो आप जा नहीं सकते। क्लियर है? तो लिखिए, लेकिन उसको क्या कीजिए इस तरीके से लिखिए कि उसके रीडर को अलग से उसका इम्पैक्ट पता चले। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन ए मैनर दैट इम्पैक्ट ऑफ द करंट प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी प्रिजर्व्ड। हम क्या कर सकें, उसका इम्पैक्ट जो वो हम पता कर सकें। अब उसके बाद में आता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दो चीज़ें। अब देखो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है कि देखो अगर आप ऑडिट के अंदर पढ़ोगे तो ऑडिट की जो इनहेरेंट लिमिटेशन है उसके अंदर आपको
एक तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग लिखते हो, एक नेचर ऑफ ऑडिटिंग लिखते हो, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग की बुराई क्यों करते हो? आप कहते हो कि क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर क्या है, उसका नेचर इस तरीके से कि वहाँ बहुत सारी जगह पर आप क्या करते हो, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिखते हो, आप एस्टिमेट लिखते हो। ये उसका एक बेसिक नेचर है। उस वजह से हम क्या कर सकते हैं, ऑडिट जो 100% कभी भी नहीं हो सकती है। और यही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑडिट के अंदर अगर कोई सपोज आगे कुछ फ्रॉड रहता है तो हम बच सकते हैं। जिसमें से एक अकाउंटिंग का नेचर बचाता है और एक ऑडिटिंग का नेचर बचाता है। ऑडिटिंग का नेचर के अंदर हम बात करते हैं भाई, ऑडिट के अंदर क्योंकि एक तो तुम नालायकों पैसा बहुत कम देते हो, ठीक है, और हमारे पास भी टाइम इतना अवेलेबल नहीं है, तो जितना टाइम होता है उसके अंदर और जितना पैसा मिलता है उसके हिसाब से हम ऑडिट करते हैं। अब अगर तुम सपोज 10,000 रुपये दोगे ऑडिट के लिए, तो हम जाहिर सी बात है 1 या 2 दिन देंगे, ठीक है, और वो भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे देंगे, उससे ज़्यादा क्या देंगे, और उससे ज़्यादा तुम्हारा बनता भी नहीं। नालायक हो 10,000 रुपये में और कितना काम करोगे, ठीक है। तो उतने टाइम के अंदर जितने एरर डिटेक्ट होंगे उतने एरर हम बता देंगे, ठीक है। क्या हम 100% चेक करके बता सकते हैं क्या? नहीं, 100% चेक करवाना आप पैसा भी उतना दो, समझ पा रहे हो? तो हमारे पास टाइम जो वो जितना अवेलेबल होता है उसके हिसाब से हम चेक करते हैं, ठीक है। तो रैंडम चेक करते हैं। तो वो नेचर ऑफ अकाउंट ऑडिटिंग जो है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अकाउंटिंग जो ऑडिटिंग के अंदर हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम 100% एश्योरेंस नहीं देते। और सेकंड जो वो अकाउंटिंग का नेचर, अकाउंटिंग के अंदर भी कई जगह हम क्या करते हैं, एस्टिमेट यूज करते हैं। जैसे एसेट का स्क्रैप वैल्यू है, वो क्या एक अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा कि भाई 5-10 साल बाद में हम सेल करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। यूजफुल लाइफ जो है वो भी क्या होगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा कि भाई 10 साल हम इसको यूज़ कर पाएंगे, तो ये भी क्या एक अकाउंटिंग एस्टिमेट। यहाँ हम बात करें चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सपोज क्या हुआ, हमने कार खरीदी और उस वक्त हमें लग रहा था कि हम क्या कर लेंगे, इसको 10 साल तक यूज़ करेंगे, और 10 लाख में कार थी, और हमने कहा कि 10 साल बाद इसको सेल करने के में कुछ भी पैसा हमें नहीं मिलेगा। और हमने कहा कि 10 लाख का जो 10 साल के अंदर हर साल हम 1-1 लाख रुपए जो है डिप्रिसिएशन लगा रहे थे SLM के साथ। अब फर्स्ट ईयर के एंड पे आए, और फर्स्ट ईयर के एंड पे ये क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन कर दी हमने कार की कि अब लगता है कि 3-4 साल और चल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो हमने फिर हमारे एस्टिमेट है उसको रिव्यू किया, तो हमें पता चला कि अब 4 साल और चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। अब जो एसेट की कॉस्ट बची है वो 9 लाख। अब ये जो अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या किया जाए, इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाए। तो इन्होंने कहा कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जो होगा ना, वो किस तरीके का होगा, आज तक किया उसका गम नहीं, आगे से जो करेंगे वो सुल्तान मिर्जा से कम नहीं। मतलब जो आज तक कर चुके वो उसे छोड़ दीजिए। जब भी अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होगा तो उसका हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। मतलब जो हमने पहले किया तो छोड़ दीजिए। अब जो आज के टाइम में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस वक्त जो अकाउंटिंग एस्टिमेट अवेलेबल है उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग कर देंगे और बात खत्म। मतलब सपोज आपने डेटर पे पिछले साल 5% प्रोविज़न बनाया था, लेकिन इस साल के एंड पे आपको लग रहा है कि नहीं, डेटर पे प्रोविज़न जो वो 10% बनाना चाहिए, तो आप प्रोविज़न कितना बना दीजिए, 10% बना दीजिए। जितना कम पड़ रहा है उतना अमाउंट है जो PNL में चार्ज कर दीजिए। क्लियर है? तो ये है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। An estimate may have to be revised if change occur in the circumstances based on the which estimate was made। जैसे जिस बेसिस पे हमने एस्टिमेट बनाए थे, और एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, या कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई उसकी वजह से एस्टिमेट चेंज हो गया। मोर एक्सपीरियंस और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, या फिर हमें एक्सपीरियंस बढ़ गया और उसकी वजह से हमें पता चल गया कि भाई एस्टिमेट जो वो इतना बनाना चाहिए। द रिविजन ऑफ एस्टिमेट बाय इट्स नेचर डज नॉट ब्रिंग द एडजस्टमेंट विद इन द डेफिनेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और प्रायर पीरियड आइटम। क्योंकि देखो ये कोई ना प्रायर पीरियड आइटम है ना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर एस्टिमेट लेना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। हमें बहुत सारी जगह पर हमें क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट लेना पड़ता है। तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। हमारे बिजनेस के अंदर अगर हमें कंटिन्यू करना है तो ऐसे लेना ही पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारी जगह पर हम लेते आए हैं और लेते रहेंगे एस्टिमेट, ठीक है। तो ना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ना प्रायर पीरियड आइटम। पीछे वाले सालों में क्या हमने भूल की है? नहीं, हमने कोई भूल नहीं की। उस वक्त जो है बेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, उसके हिसाब से हमने एस्टिमेट बनाया था। आज जो है इन्फॉर्मेशन कुछ अलग अवेलेबल है, इसीलिए आज एस्टिमेट है जो चेंज हो गया। समझ पा रहे बात? अकाउंटिंग एस्टिमेट बाय देयर नेचर आर अप्रोक्सीमेशन दैट मे नीड रिविजन एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन बिकम नो। तो हमें क्या करना होगा, जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हमें क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा, रिवीजन करना होगा। एज पर एज 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रेजिडुअल वैल्यू द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स शुड बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड इफ expectation differ from the previous estimate, the change should be accounted as a change in accounting estimate in accordance with the AS 5 net profit or loss for the period prior period item change in accounting policy।
ये देखो, ये ऐसी लैंग्वेज जो है ये आपको हर एज के अंदर काफ़ी जगह देखने को मिलेगी कि भाई अगर आपकी एस्टिमेट के अंदर चेंज होता है तो आप हमसे मना पूछें, एज 5 हमने अलग से बनाया, जाओ उस एज 5 के पास, जो एज 5 जो है आपको बताता है उसके हिसाब से आप अकाउंटिंग कर लो। तो यहाँ जो है वो एज 5 कह रहा है कि अब मेरे पास आओ, जो बाकी एज कह रहे थे ना तुम एज 5 के पास जाओ उससे पूछो, तो मैं आपको बताता हूँ कि उस एस्टिमेट का चेंज हो तो कैसा होगा। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस इन द पीरियड ऑफ चेंज इफ द चेंज अफेक्ट द पीरियड ओनली। उसका एस्टिमेट का जो चेंज है वो उसी पीरियड के अंदर रिकॉग्नाइज करो जिस पीरियड के अंदर चेंज जो हुआ है। समझ पा रहे हो? मतलब पीछे वाले साल 5% था, इस साल सपोज 10% प्रोविजन बनाना, तो इस साल के P&L के अंदर ही क्या कर दीजिए, उसको एडजस्ट कर दीजिए। द पीरियड ऑफ चेंज और फ्यूचर पीरियड इफ द चेंज अफेक्ट बोथ। और अगर ये जो है प्रोविज़न ये इस साल और आगे वाले आने वाले सालों को भी इफेक्ट करेगा तो उस केस के अंदर उनको भी कंसिडर किया जाएगा, वहाँ पर भी चेंज होगा। आगे वाले सालों में जैसे डेप्रिसिएशन की बात करें तो पहले एसेट 10 लाख की थी और 10 साल चलने वाले थे, तो हर साल हम 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। सपोज 2 साल यूज किया तो 2 साल में हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 1-1 लाख के हिसाब से, 2 लाख रुपए लगा चुके, अब वैल्यू बची 8 लाख। अब हमें लगता है कि ये 4 साल ही और चलेगी, तो उस केस में अब हमें डेप्रिसिएशन कितना लगाना पड़ेगा, 2-2 लाख। तो उस केस के अंदर ये आज के पीरियड के भी P&L को चेंज करेगा और आने वाले पीरियड को भी चेंज करेगा। तो उन्होंने कहा जिस पीरियड को ये इफेक्ट करेंगे उस पीरियड के अंदर उनको क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी क्लासिफाइड यूजिंग द सेम क्लासिफिकेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज यूज प्रीवियसली फॉर द एस्टिमेट। और इन एस्टिमेट को जैसा पीछे वाले सालों में हमने कंसिडर किया था वैसा वैसा इस साल करना होगा। मतलब जिस तरीके से हमने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट को पीछे वाले साल में लिखा था वैसा कैसा इस साल में लिखना होगा। जैसा हमने यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट लेकर डेप्रिसिएशन लिख कैलकुलेट करके पीछे वाले साल में लिखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैसा वैसा इस साल भी लिखेंगे। टू इंश्योर द कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विच वर previously included in the profit and loss from ordinary activities included in the component of net profit and loss. The effect of change in accounting estimate that was previously included as an extraordinary item is reported as extraordinary item. बहुत सारा पढ़ लिया सर, क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा एस्टिमेट था जो पीछे वाले साल के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में था तो वो इस साल के में भी वो एस्टिमेट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में रहेगा। अगर कोई एस्टिमेट जो पीछे वाले साल के अंदर ऑर्डिनरी एक्टिविटी में था तो वो इस साल भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी में रहेगा। यह करने से आपको फ़ायदा यह होगा कि आपका कंपैरिजन जो है वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर पाओगे और ज़्यादा अच्छे से उनका कंपैरिजन कर पाओगे। क्लियर है? द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विच हैज़ द मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड और विच हैज़ एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट इन सब्सिक्वेंट पीरियड शुड बी डिस्क्लोज। और अगर इस एस्टिमेट के चेंज की वजह से आपका जो है वो आप पर मेटेरियल इफेक्ट पड़ने वाला, अच्छा खासा इफेक्ट पड़ने वाला, तो उसको डिस्क्लोजर के रूप में भी दे दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी आया आंसर में आपको ये तो लिखना ही है कि अगर आपको लगता है कि मेटेरियल है तो उसका डिस्क्लोजर तो देना ही चाहिए। क्यों डिस्क्लोजर देना कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं। या तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो और ज़्यादा इनहेंस करता है। कहा जाता है कि भाई सीए के अंदर जब तक आप ऑडिट के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड को 100 बार नहीं लिखते तब तक आपका ऑडिट का पेपर क्लियर नहीं हो सकता। ऐसा एक जोक चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं हकीकत के अंदर आप शुरू कर दो वहाँ पर पहले 100 बार ट्रू एंड फेयर व्यू लिख दो। अभी आपको समझ नहीं आएगा ये सीए फाइनल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर हर क्वेश्चन का आंसर के अंदर ये ज़रूर लिखा जाता है कि हमें ये करना है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू इनहेंस हो। ठीक है, और ऑडिट के अंदर करोगे हम चेक करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ठीक है, तो एस जो है वो यहाँ पर सिर्फ एस जो है वो एडवांस अकाउंटिंग के लिए ही काम के नहीं है, एस जो है वो आपके इसके साथ साथ ऑडिटिंग के लिए भी काम के। और जो थ्योरेटिकल एस है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑडिटिंग के अंदर सपोज इसी को ऑडिट के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हुआ और उन्होंने उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया, आपके इस पर क्या राय है। तब ये क्वेश्चन देखने में तो ऑडिटर का है, ऑडिटिंग का है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन किसका है, एस का है। तो एस जो है वो दोहरी मार है, समझ पा रहे हो बात। अगर अच्छा हुआ तो दोगुना फ़ायदा और बुरे हुए तो दोगुना नुकसान, यहाँ भी और ऑडिट में भी। और अगर अच्छे हुए तो फ़ायदा यहाँ भी और ऑडिट में भी। तो इसको जो है और अच्छे से आप समझिएगा। इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल टू क्वान्टिफाई द अमाउंट, द इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट तो चेंज हुआ, लेकिन उसकी वजह से कितना का फ़र्क आएगा वो अभी पता नहीं कर पा रहे हैं। छोटी सी चिड़िया एक वो बोल रही, शायद सुनाई दे रही होगी आपको, बहुत छोटी सी, बहुत शानदार है।
कभी दिखाऊंगा, मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसके अंदर यहाँ की जो बहुत सारी चिड़िया हैं जो है ना, वो मैं अलग अलग आपको दिखाऊंगा। छोटी छोटी अलग अलग बहुत शानदार है। ये खेत का एक अलग पोर्शन है जहाँ पर काफ़ी छाया रहती है, और ये पीछे वाला पोर्शन जो पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है और एक और पेड़ है, इसमें जो दो बड़े बड़े पेड़ है, तो उनके अंदर बहुत सारे घोंसले भी है और बहुत सारी चिड़िया हैं अलग अलग। और यह ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आप आके बैठो तो आप खो जाते हो, मतलब उनकी आवाज़ के अंदर। इतना प्यारा आवाज़, तितली वगैरह सब कुछ है। मैं आपको एक दिन बनाऊंगा, जिस दिन ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मैं एक दिन ज़रूर वीडियो बनाऊँ। यहाँ पीछे की साइड में एक, थोड़ा आगे की साइड के अंदर इस साइड में एक मोर का भी मतलब बैठने का फिक्स जगह है, तो वहाँ मोर भी बैठते हैं। कहते हैं मोर जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पहले पता कर सकते हैं कि सपोज बारिश आने वाली होती है तो वो उनको पहले पता चलता है। चिड़िया और इन मोर को बारिश का तो दोनों को पता चलता है, और अगर किसी की डेथ होने वाली होती है तो उस केस के अंदर भी मोर जो होता है वो उसको पहले पता चलता है। और प्रैक्टिकली देखा भी यार मैंने, पता नहीं है ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे भी कोई गांव के अंदर डेथ होने वाली होती है तो उससे एक दिन पहले मोर जो वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, मतलब आवाज़ करते हैं। अब ये सच्चाई है या मेरे साथ भी तुकबंदी हुई वो पता नहीं, लेकिन ऐसा हो तो ज़रूर। चलो आते हैं अपन इस पर, चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज हो तो उसका क्या होगा। तो सर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज से पहले आप ये तो बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब समझिएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है, एक होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें अगर आप जोड़ दो मेथड तो ये क्या बन जाता है आपका अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि भाई आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका बेनिफिट जो है वो आने वाले कई सालों में होगा, उस वजह से उसका जो खर्चा है वो एक साल में लिखने के बजाय जितने सालों में उसका बेनिफिट मिलता है उतने सालों में उसका एक्सपेंडिचर है जो लिखना चाहिए। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप क्या कहते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हो। और उसके लिए आप कोई मेथड यूज करते हो जैसे WDV या SLM वगैरह, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो ये जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड मिल के क्या बनता है, एक अकाउंटिंग पॉलिसी बनता है। अब क्या पहला इसमें दो ही बातें हैं, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया जा सकता है, या फिर जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी का एक और एग्जांपल हो तो ये है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री को जो वैल्यू करना होगा, और उसको वैल्यू करने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड है, FIFO है, LIFO है, वेटेड एवरेज है, सिंपल एवरेज है, उसमें से कोई भी एक मेथड है जो फॉलो कर सकते हो। तो ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, समझ पा रहे हो। वैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया। कई बार क्वेश्चन ऐसा स्पेसिफिकली पूछ लेता है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी कहाँ कहाँ यूज होती है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि भाई 3 सिचुएशन के अंदर आप अकाउंटिंग पॉलिसी जो वो चेंज कर सकते हो। एक तो पहला है रिक्वायर्ड बाय एस, कोई एस आया नया और उसने कहा कि भाई आज से आपको यही पॉलिसी फॉलो करना होगा। सपोज जैसे AS2 आया और AS2 ने अभी क्या किया, अमेंडमेंट कर दिया सपोज, ठीक है, एग्जांपल के लिए, वैसे है भी सही ये LIFO मेथड, और उन्होंने कहा कि LIFO मेथड आज से आज तक जिन्होंने फॉलो किया कोई बात नहीं, लेकिन आज से कोई भी फॉलो नहीं करेगा, मना कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब सपोज अपन जो है वो LIFO मेथड फॉलो कर रहे थे, तो अपने को क्या करना होगा, LIFO से किसी और मेथड पर जाना होगा। तो उस केस के अंदर हमें हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी जो चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि AS की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सेकंड आप और रिक्वायर्ड बाय लॉ, या फिर कोई लॉ की कोई कानून की रिक्वायरमेंट आ गई, जैसे नया कंपनीज एक्ट आया और उसने कहा कि कंपनीज एक्ट 2021 उसने कहा कि कोई भी है जो WDV मेथड को फॉलो नहीं करेगा डेप्रिसिएशन के लिए। तो अगर हम WDV मेथड फॉलो कर रहे थे तो WDV से किसी और मेथड पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ सकती है। और थर्ड, अगर आपको लगता है कि इस चेंज की वजह से आपका ट्रू एंड फेयर व्यू इनहेंस होगा, मतलब अगर आपको लगता है कि भाई हम WDV लगाते आ रहे हैं लेकिन हमारे जो एसेट के ऊपर सही तरीके से देखें तो SLM लगना चाहिए था, हमने WDV लगाया जो उससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम WDV से SLM पे जाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ज़्यादा क्लियर पिक्चर बताएंगे और ज़्यादा सही पिक्चर बताएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी एसेट जो वो ऐसा नहीं कि पहले साल में ज़्यादा यूज हुई और फिर कम यूज हो रही।
हमें लगता है कि हमारी एसेट जो वो हर साल बराबर यूज हो रही है और हमने WDV लगा रहे थे, लेकिन अब हमें लगता है कि SLM पे जाना चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि इससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसका ट्रू एंड फेयर व्यू एनहेंस होगा, तो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी जो है उसका चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग those principles adopted by the enterprise in preparation and presentation of financial statement. Accounting policy can be changed accordingly. Accounting policy को इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। When the adoption of different accounting policies is required by statute for compliance of accounting standard or with the consideration that the change would result in more appropriate presentation of financial statement of enterprise. ये कह रहे हैं कि अगर उससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रेजेंटेशन हो और बढ़ेगा, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू बढ़ेगा, तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये ध्यान से समझिए। अगर आप यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर आप नई अकाउंटिंग पॉलिसी ला रहे हैं, ठीक है, जो पहले अकाउंटिंग पॉलिसी थी नहीं और अब एक अकाउंटिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा था जो आप कर रहे थे, कोई पॉलिसी वॉलिसी नहीं बना रखी थी, लेकिन अब से पॉलिसी बनाई है। एक तो पॉलिसी मतलब कि जैसे एक तो नई पॉलिसी आपने इंट्रोड्यूस की है फर्स्ट टाइम, तो वो आपकी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में कवर नहीं होगा। जिसके दो एग्जांपल है, दोनों आप थोड़ा सा समझिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। द एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। अब जैसे क्या हुआ, पहले हम क्या कह रहे थे, यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, कहा कि एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस। जो ट्रांजैक्शन था वही चेंज हो गया, पहले ट्रांजैक्शन कुछ और था और अब ट्रांजैक्शन कुछ और हो गया, और उसकी वजह से हमें अकाउंटिंग पॉलिसी लानी पड़ रही है। ठीक है, नई अकाउंटिंग पॉलिसी, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन चेंज हो गया, इवेंट चेंज हो गया, उसकी वजह से नए वाले इवेंट के लिए नई अकाउंटिंग पॉलिसी है जो उसका एडॉप्शन हुआ। मतलब अल्टीमेटली यह कहने का, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी नई है तो उस केस के अंदर उसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहेंगे, जैसे उन्होंने लिख रखा है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एडो एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट। हम क्या करते थे, हमारे एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के वक्त उसका मुंह देखते और उसके हिसाब से कुछ पैसा दे देते थे कि तेरा मुंह अच्छा, इस वजह से तू इतना ले ले, इतना ले ले, इतना ले ले, या फिर तेरी वफादारी ऐसी इसीलिए तुम इतना पैसा ले लो, तुम्हारी वफादारी इतनी इसीलिए तुम इतना ले लो। ठीक है, तो ये क्या था, एक्स ग्रेशिया पेमेंट था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, कुछ सूटेबल क्राइटेरिया रख दिया कि भाई आपने जॉब कितने टाइम की, आपका परफॉर्मेंस कैसा था, उसके हिसाब से हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे ग्रेचुइटी का और वो हम पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, पहले कोई सिस्टम नहीं था और अब एक सिस्टम बनाया गया। तो ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में आएगा क्या, नहीं, ये एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आएगा। या फिर द एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन विच डिड नॉट अकर प्रीवियसली और दैट वाज इमैटेरियल। या तो इमैटेरियल है तो आप उसे पहले इमैटेरियल था और अब वो मैटेरियल हो गया, उसकी वजह से आपने अकाउंटिंग पॉलिसी लाई हो, तो वो भी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। या फिर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन पहले हुआ नहीं था और अभी पहली बार ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उस केस के अंदर भी, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही पहली बार हुआ तो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी भी पहली बार आ रही है, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। मतलब क्या हो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए पहले एक अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए और अब उसकी जगह दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी आनी चाहिए, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा। एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज द मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज करना होगा। द इम्पैक्ट ऑफ एंड एडजस्टमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम सच चेंज इफ मटेरियल शुड बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड इन विच सच चेंज इज मेड एंड टू रिफ्लेक्ट द इवेंट ऑफ सच चेंज। वो कह रहा है अगर चेंज करते हो तो उस केस के अंदर चेंज की वजह से जो इफेक्ट आएगा, जो अमाउंट में फ़र्क आएगा, जितना प्रॉफिट और लॉस आपका इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोजर में देना होगा। जैसे किस तरीके से कि साहब हम आज से आज तक फीफो मेथड फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब हमें फीफो मेथड से हम वेटेड एवरेज पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है इससे हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू बढ़ेगा और उसकी वजह से हमारे इन्वेंट्री का वैल्यूशन जहाँ पहले 20 करोड़ हो रहा था, अब उसकी जगह 25 करोड़ होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूशन, और उस वजह से हमारा प्रॉफिट जो वो 5 करोड़ से बढ़ेगा। इतना पूरा डिस्क्लोजर देना होगा कि भाई उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आएंगे, वो सारा कुछ बताना होगा। वेयर द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इज नॉट असर्टेनेबल। अब हमें पता नहीं चल रहा है इस चेंज की वजह से, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से अमाउंट में कितना फ़र्क आ रहा है, तो हमें फैक्ट बता देंगे। होली और इन पार्टली द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड। तो हम सपोज चेंज किया लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना अमाउंट पे फ़र्क आएगा प्रॉफिट पे, तो हम कहेंगे कि हमने सब चेंज किया लेकिन कितना अमाउंट में फ़र्क आएगा, कितना प्रॉफिट और लॉस बढ़ेगा, वो अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये फैक्ट बता दीजिए। क्लियर। इफ़ ए चेंज इज मेड इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ नो मटेरियल इफेक्ट ऑन
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट पीरियड बट विच हैज reasonably expected to have material effect in the later period, the fact of such changes should be appropriately disclosed in the period in which changes adopted. अब सपोज हमने क्या किया, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किया, लेकिन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इस साल तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले सालों में उसका क्या होगा, कुछ अगर इफेक्ट आने वाला है तो उस केस के अंदर हम ये लिख देंगे कि भाई अभी तो इसका कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इफेक्ट नहीं आया, लेकिन आने वाले सालों में ये इफेक्ट इसके हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसके साथ आपका एस 5 जो है वो कवर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो क्या क्या था एस 5 के अंदर, 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। एस 5 ने क्या कहा, ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, प्रायर पीरियड आइटम और चेंज इन एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर ऑर्डिनरी है तो उसके लिए तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई ठीक है उसको तो लिखना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, तो डिस्क्लोजर एंड सेपरेटली डिस्क्लोजिंग पी एंड एल, ठीक है, यहाँ पे पी एंड एल की जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको क्या करना होगा, जैसे पी एंड एल भी सही था, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका इम्पैक्ट जो वो अलग से लिखना होगा। अपन पी एंड एल ही लिख देते हैं। पी एंड एल में उसका अलग से इम्पैक्ट जितना आ रहा है वो आपको डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। वैसा वैसा एक्सेप्शनल जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो क्या है, अलग टाइप की एक्टिविटी है, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल जो एक्टिविटी उससे अलग है। एक्सेप्शनल मतलब बाय नेचर एंड अमाउंट जो अलग हो जाए, ठीक है। बाकी एक्टिविटी कैसी है, एक्टिविटी ऑर्डिनरी ही है, समझ पा रहे बात। एक्टिविटी तो ऑर्डिनरी थी, लेकिन ये क्या हो गया, उसका नेचर और उसका अमाउंट इतना हो गया जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या होगा, डिस्क्लोजर और उसके अलावा ये सेपरेटली डिस्क्लोजर और पी एंड एल वगैरह चाहिए, ठीक है। प्रायर पीरियड आइटम में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एरर एंड ओमिशन, ठीक है, इन वन और मोर प्रीवियस ईयर, ठीक है, और जिसकी वजह से ये आना चाहिए। और इसका भी क्या है, डिस्क्लोजर और सेपरेट डिस्क्लोजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट करो आराम से, ठीक है। इफेक्ट जो है वो क्या करो, डिस्क्लोज करो कि इसकी वजह से करो, कितना इफेक्ट जो है वो आया। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी 3 कारणों से, बाय एस, रिक्वायरमेंट बाय एस, बाय लॉ, अगर कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है, या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू एनहेंस हो, तो उस केस के अंदर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर सकते हो। और क्या किया जाएगा इसका, अल्टीमेटली वही इसका डिस्क्लोजर दिया जाएगा। अगर आप अमाउंट, इन दोनों के अंदर क्या है, अगर अमाउंट असर्टेनेबल है, कहीं पे भी अगर अमाउंट असर्टेनेबल है, असर्टेन, इतनी बड़ी स्पेलिंग में तो कभी सही नहीं लिख पाऊंगा, असर्टेनेबल, तो फिर उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, फैक्ट को डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये आपका एक 5 है। अब इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट। इस
4 पे आ गए, जल्दी जल्दी में कहाँ है 5, ये रहा 5। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्वेश्चन कम ही है इसके अंदर, 1-2 ही है। इलस्ट्रेशन 1, फ्यूल surcharge is billed by the state electricity board at provisional rates. Final bill of the fuel surcharge of rupees 5.3 lakh for the period October 2008 to September 2015 has been received and paid in February 2016. However, the same was accounted in year 2016-17, लेकिन उसको हमने क्या किया 2016-17 के अंदर लिखा है। तो अब देखो फरवरी 2016 है, ठीक है, तो वैसे लिखना तो कब चाहिए था 2015-16 में, लेकिन लिखा कब है 2016-17 में, ठीक है। तो क्या ये प्रायर पीरियड आइटम के अंदर आएगा क्या, एरर और ओमिशन है क्या, 2015-16 में लिखना चाहिए था, 2016-17 में लिखा है, तो प्रायर पीरियड आइटम के अंदर आएगा। द फाइनल बिल हैविंग पेड ऑन द February 2016 शुड बी अकाउंटेड फॉर द अकाउंट ऑफ द कंपनी एंडेड ऑन 31 मार्च 2016, जो 31 मार्च 2016 खत्म हो रहे। हाउएवर इट सीम्स दैट द रिजल्ट ऑफ एरर ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, क्योंकि हमने 31 मार्च 2016 तक लिख देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं लिखा, इस वजह से हमने गलती की, और गलती करने का इफेक्ट अगर आगे आए तो उसको प्रायर पीरियड आइटम में लिखा जाएगा। प्रायर पीरियड आइटम का सेपरेट डिस्क्लोजर होगा, उसका P&L में उसको अलग से लिखा जाएगा, ताकि उसका इम्पैक्ट जो भी उसका रीडर हो उसको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। बाकी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक बार 2 बार पढ़ोगे क्वेश्चन का आंसर को तो आपको लिखने का तरीका समझ आ जाएगा। During year 2016-17, a medium-sized manufacturing company wrote down the inventory to its net realizable value by 5 lakh एज ए सेपरेट डिस्क्लोजर नेसेसरी। अब देखो अगर कभी भी आपकी इन्वेंट्री जो वो एनआरवी पे जाता है तो वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी तो नहीं है, ऑल्दो द केस अंडर कंसिडरेशन डज नॉट रिलेट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है, समझिएगा भाई। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इन्वेंट्री जो बहुत बार जो आपकी उस पर जाएगी एनआरवी पे, ठीक है, लेकिन यह जो है एनआरवी पे जाना अपने आप में इसे ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी नहीं मान सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होती है, नॉर्मली होती रहती है, तो नहीं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में नहीं है ऑर्डिनरी में, तो इसको हम क्या करते हैं है ऑर्डिनरी, लेकिन ये थोड़ी सी अलग टाइप की, इसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें डिस्क्लोजर तो इसका देना ही चाहिए, और कोई भी क्वेश्चन हो उसके इसके अंदर हमें डिस्क्लोजर का तो लिख ही देना चाहिए भाई, डिस्क्लोजर तो दो ही दो, ठीक है। तो देखो इनका आंसर, इसका आंसर ध्यान से पढ़िए कैसे लिखा उन्होंने, बट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच आइटम मे बी रिलेवेंट फॉर user of financial statement in understanding the financial position and performance of an enterprise and in making projection about the financial position and performance। वो कह रहे हैं ठीक है भाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भाई, अगर आपकी इन्वेंट्री जो एनआरवी पे जा रही है इसका मतलब क्या है कि आपकी इन्वेंट्री के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या आगे आपकी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव भी इफेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने कहा ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यूजर के पास जानी चाहिए, क्योंकि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो उस वजह से हमें क्या कहते हैं 5 जो है वो क्या कहता है प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी स्टेट दैट व्हेन आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विद इन प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी आर ऑफ सच साइज नेचर और इंसिडेंट। अब इसको किस में कवर कर दिया उन्होंने, एक्सेप्शनल के अंदर, समझ पा रहे हो, that their disclosure is relevant to explain the performance of enterprise for the period, the nature and amount of such items should be disclosed separately। तो उसको सेपरेटली करना हो। तो ये क्वेश्चन आपने जो अभी तक पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग कैसा, ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना सही तरीके से देखे तो एक्सेप्शनल है, लेकिन फिर भी उसको आपने कहा कि डिस्क्लोजर लिखना होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई ऐसा इवेंट, देखो डिस्क्लोजर देना कोई बुरी बात तो है नहीं, तो आप हर किसी आंसर पे लिख के फिर उसके बाद में लिखिए कि अगर मटेरियल है और अगर आपको लगता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रीडर के पास जाना चाहिए तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना चाहिए। A company signed an agreement with the employees union on 1/9/2016 for the revision of wages from retrospective effect from 30/9/2015. This would cost the company an additional liability of 5 lakh per annum as the disclosure necessary for the amount paid in 2016-17। तो देखो पहले तो ये कि 1/9/2016 को हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया और उसमें 30/9/2015 से हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हमने क्या कर दिया, रेट है वेज रेट है जो बढ़ाया। तो सबसे पहले तो क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है क्या, नहीं। क्या पिछले वाले सालों में गलती हुई है क्या, नहीं। अभी नेगोशिएशन कंप्लीट हुआ और अभी हमने पुराने डेट से बढ़ाया, तो क्या पुराने टाइम में कुछ गलती थी क्या, नहीं। नेगोशिएशन चल रहा था और उस वजह से हमने उस वक्त लिखा नहीं, या जो एस्टिमेट था उसके हिसाब से लिखा। अब एस्टिमेट जो और क्लियर हो गया तो हमने मतलब अमाउंट और क्लियर हो गया, इसलिए हम हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आ गई। तो क्या ये प्रायर पीरियड पहले कुछ एरर ओमिशन है क्या, नहीं, ना एरर है ना ओमिशन है।
क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल में भी आप कवर कर सकते हो क्या? अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर भी इसको तो नॉर्मली कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वेजेस का अगर आप बिजनेस करोगे तो वेजेस का पेमेंट होगा और उसका इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन एक्सेप्शनल के अंदर हो सकता है कि भाई हाँ, अगर जैसे वेजेज पेमेंट एकदम से बढ़ेगा तो उस साल के अंदर क्या हो जाएगा, एकदम से खर्चा बढ़ जाएगा, तो उसको बाय नेचर और साइज के हिसाब से एक्सेप्शनल में कवर करके भी आप डिस्क्लोजर दे सकते हो। तो आपको यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन देना होगा, पूरा आंसर लिखना होगा। अब आपने क्या किया, लिख दिया कि हाँ डिस्क्लोजर दे दो, फिर आपको मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे, ठीक है, 0 नहीं मिलेगा लेकिन आधा मिलेगा। समझ पा रहे हो? 5 का है तो 0 नहीं मिलेगा, आपने लिख दिया कि एक्सेप्शनल लिखना है तो आधा मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ मेन चीज़ जो प्रोविज़न बताना है, थ्योरेटिकल है इसका मतलब यही है कि वहाँ पर आपको प्रोविज़न पूरा का पूरा बताना है अच्छे से, ठीक है। It is given that the revision of wages took place on 1st September 2016 with the retrospective effect from 30th 9/2015. Therefore, wage payable for the half year from 1/10/2016 to 30th 2017 cannot be taken as error or omission in the preparation of financial statement, and hence expenditure cannot be taken as prior period item. उसे prior period नहीं कह सकते क्योंकि नेगोशिएशन अभी कंप्लीट हुआ है। पीछे वाले साल में नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुका होता और पिछले साल में लिखना चाहिए था और उन्होंने नहीं लिखा होता तो वो प्रायर पीरियड आइटम आता। समझ पा रहे हो? पीछे वाले साल में या तो गलती हो या भूल हो तो उसी केस के अंदर ये प्रायर पीरियड आइटम आएगा। अगर पीछे वाले साल में जब अकाउंटिंग कर रहे थे तब सही थी और अब भी सही है तो उस केस के अंदर वो एरर और ओमिशन में नहीं है। एडिशनल वेजेज लाइबिलिटी ऑफ 7,50,000 शुड बी इंक्लूडेड इन करंट ईयर्स वेजेज, इसको करंट ईयर के वेजेज में करते हैं। इट मे बी मेंशन दैट द एडिशनल वेजेज इज एन एक्सपेंस अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ कंपनी, सच एन एक्सपेंसेस डज नॉट क्वालिफाई एज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है। हाउएवर एज पर इज 5 व्हेन आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विद इन द प्रॉफिट और लॉस फॉर ऑर्डिनरी एक्टिविटी आर ऑफ सच साइज, ये सेम लाइन, ठीक है। एक्सेप्शनल वाले में तो कवर कर ही सकते हो आप किसी को भी। Incidental that their disclosure is relevant to explain the performance of enterprise for the period, the nature and amount of such items should be disclosed separately. समझ पा रहे हो? Illustration third, the company find that the inventory sheet of 31/3/2016 did not include 2 pages containing detail of inventory worth 14.5 lakh. State how you deal with the, अब देखो उन्होंने क्या किया, नालायकों ने इन्वेंट्री की जब कैलकुलेशन कर रहे थे ना तो 2 शीट उन्होंने कवर की नहीं, 2 पेपर जो है उनको टोटल में लिया ही नहीं, जिसमें 14.5 लाख की इन्वेंट्री थे। तो क्या पीछे वाले साल में गलती की क्या? गलती की है, जाहिर सी बात है। तो क्या ये प्रायर पीरियड आइटम में आएगा क्या? हाँ प्रायर पीरियड आइटम आएगा। तो प्रायर पीरियड आइटम का क्या होगा, अलग से डिस्क्लोजर होगा जो अलग फाइनेंशियल में उसको ऐसा लिखिएगा ताकि उसका पता चल सके कि भैया ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। इलस्ट्रेशन 4 है कि आपको बताना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एड हॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट। अब क्या किया, ये तो वैसे अपन ने पढ़ ही लिया, ठीक है, कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले एक्स ग्रेशिया पेमेंट कर रहे थे, मतलब एड हॉक पेमेंट कर रहे थे, लेकिन अब जो हम फॉर्मल प्लान बना दिया, ठीक है। और मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन फॉर दोज एम्प्लॉय हु हैव रिटायर्ड आफ्टर completing 5 years of service in organization. Such employees are get pension of 20,000 per month. Earlier there was no such scheme of pension in the organization. पहले पेंशन की कोई स्कीम नहीं थी और अब पेंशन की स्कीम लेके आए हैं, तो ये भी क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी होगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। तो ये भी आप दोनों पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका AS 5 जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आप अपना व्यू बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और उनको बताएं कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको अकाउंट, कॉस्ट, एडवांस अकाउंट और FM जो है वो आपको उनके पूरे लेक्चर जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। टेस्ट जो है वो मेरे हिसाब से मैं डिफ़िकल्ट पेपर दूँगा और आपको प्रिपरेशन भी उसी लेवल की करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।